हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। तो आज पुनीत भैया के बेटे का जन्मदिन है और ये उसी की कुछ क्लिपिंग्स हैं। तो उस दिन का शाम का हमारा कैसा रूटीन रहा, कैसा शेड्यूल रहा, वो आपको मिलेगा नेक्स्ट रूटीन ब्लॉग में। फिलहाल आज का ब्लॉग होने वाला है आओ बहन बातें करें सीरीज का। हैप्पी बर्थडे टू यू। हाँ जी, तो हो गया बर्थडे सेलिब्रेशन और ये नेक्स्ट डे शूट कर रही हूँ मैं आओ बहन बातें करे वाला एपिसोड। तो वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू द सीरीज। अब जिनको नहीं पता कि आओ बहन बातें करे क्या है, तो बेसिकली मेरी कोशिश थी एक छोटी सी एक मंच इस तरीके का क्रिएट करने की, एक कहना चाहिए जगह इस तरीके की क्रिएट करने की, जहां पर हम फीमेल्स जिनकी लाइफ में ऐसे बंदे हैं जो उनको अच्छे से गाइड कर पा रहे हैं, जिनसे वो बातें शेयर कर सकती हैं, वो बहुत लकी होते हैं। लेकिन कई बार हमारी लाइफ में ऐसा नहीं होता। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिनसे हम मतलब जिन्हें हम शेयर नहीं कर पाते चाह के भी, अपने बिल्कुल क्लोज लोगों से भी। तो यहाँ पर ये एक ऐसी जगह है, ये चैनल मेरा, कि यहाँ पर आप क्या कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं, कोई नहीं देख रहा है ना, लेकिन आपकी बात पहुंच रही है ना सिर्फ मुझ तक, हजारों लोगों तक। और मैं हमेशा कहती हूँ कि जो लोग मेरे व्यूअर्स हैं, अगर आप पढ़ते हैं किसी की कोई प्रॉब्लम और आपको लगता है कि आपके पास उसका एक बेहतरीन सोल्यूशन है, तो आप लोग मतलब दिया कीजिए जवाब उसमें। क्या पता मुझसे पहले और मुझसे बेहतर हम में से ही आपस में अगर हम लोग अपने थॉट्स शेयर करें तो किसी की प्रॉब्लम का अच्छा हल निकल जाए। फिलहाल जितने मैंने संडे वाले 2 व्लॉग जो एक पार्ट करके डाले थे ना, उनमें जो क्वेश्चन आए थे उनमें से मैंने क्विकली छाटे हैं और मैंने लिए हैं स्क्रीनशॉट उन क्वेश्चंस के, बजाय नोट करने के, और उसके बाद फिर उनको टैब में ट्रांसफर किया है। तो मैं फटाफट पढ़ती जा रही हूँ। कुल मिला के 40 स्क्रीनशॉट है और हर एक में शायद 2-2 3-3 क्वेश्चंस भी हैं। तो देखते हैं कि आज वाले में कितने कवर हो पाते हैं। कोशिश करूंगी सम अप करने की, ताकि हर बंदे को जिसने भी क्वेश्चन पूछा है, अगर एग्जैक्ट आंसर मिलना चाहे तो वो भी मिल जाए, लेकिन थोड़ा आइडिया उनको जरूर मिल जाए, थोड़ा सा मन उनका हल्का हो जाए सुन के, कोई बात ऐसी सुन के उनको अच्छा लगे, तो मेरी मेहनत सफल होगी। तो चलो फटाफट से शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर। अब ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स रैंडमली लिए हुए हैं, मतलब स्क्रीनशॉट मैंने लिए और व्हाट्सएप में ये ऊपर नीचे जो है वो हुए हैं। तो मैं स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू कर रही हूँ। कि एक क्वेश्चन सबसे पहला है कि आपने डिप्रेशन से कैसे ओवरकम किया था, क्या ट्रीटमेंट और लाइफस्टाइल फॉलो की थी उस वक्त। इनकी सिस्टर डिप्रेशन में है और ये उनके लिए कहना चाह रही हैं। तो देखो, इसका सबसे प्रैक्टिकल चीज है, अगर आपकी दिक्कत ज्यादा है कि आप बिल्कुल जी ही नहीं पा रहे, डिप्रेशन में जो है बंदा वो जी ही नहीं पा रहा, तो उसको तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट लेना चाहिए। दवाइयां काफी हद तक आपके दिमाग को रिलैक्स कर देती हैं। लेकिन अगर ये है कि आप सरवाइव कर रहे हो लेकिन ढंग से नहीं जी पा रहे, ये वाली कंडीशन है जब आप चाह रहे हो कि आप अपने आप को खुद ही क्योर कर लो, तो देखो प्रैक्टिकल बात तो यही है कि डिप्रेशन जिस कमी की वजह से हो रहा है, असली बात तो वहीं आकर रुकेगी। जब तक वो कमी पूरी नहीं होगी डिप्रेशन भी खत्म नहीं होगा। लेकिन अगर वो चीज ऐसी है कि जिसे आप चाह के भी और इन फ्यूचर कभी भी किसी भी सूरत में चले जाएं, लेकिन वो चीज चेंज होने वाली नहीं है, वो चीज मिलने वाली नहीं है। सपोज कीजिए किसी की डेथ हो गई या फिर इनफर्टिलिटी का इशू है, जैसे हम मेरा जो डिप्रेशन का कारण था वो 2 ही थे कि मेरी मम्मी की डेथ हुई थी और मेरी इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट वगैरह होते होते वो चीज चरम पे थी जब मैं डिप्रेशन में गई थी। तो उसमें बाहर निकलने के लिए जो छोटी छोटी चीजें हेल्प करती हैं। डिप्रेशन मतलब क्या, सीधी सी बात है कि हमारा किया हुआ ना हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता, हमारी लाइफ ही हमें व्यर्थ लगने लगती है। तो आप अगर उस टाइम पे कुछ क्रिएटिव कर लेते हैं, कोशिश करके कुछ भी क्रिएटिव, वो छोटी से छोटी चीज हो सकती है, छोटी से छोटी डिश, कोई ड्रेस, कोई शॉपिंग, कुछ क्राफ्ट, कुछ भी छोटे से छोटा अगर आप कर लेते हो, या फिर आप ऐसा कुछ करते हो जिसमें आपकी वजह से दूसरे को खुशी मिल रही है, ये चीज बहुत हेल्प करती है। और मैंने मेडिकल ट्रीटमेंट कहीं से नहीं लिया था, लेकिन उस टाइम पे मैंने योगा स्टार्ट किया था पहली बार, टेक्निकली ढंग से योगा सीखा था, प्राणायाम वगैरह, और रोज सुबह बाहर जाके पार्क में, मतलब हम लोगों का पूरा कैंप सा था, वहां पर मैं करती थी। उस चीज ने मुझे डिप्रेशन से निकलने में बहुत हेल्प की। और सबसे बड़ी जो वो हुई थी कि मैं इनफर्टिलिटी से जूझ रही थी, तो मेरे तो बेबी नहीं हुआ था, लेकिन उस टाइम पे मेरे देवरानी के जो आरती जिसकी डेथ हो गई, अदिति जो है, उस टाइम पे अदिति मेरी लाइफ में आई थी। दैट्स वाई शायद कि मेरा उससे इतना ज्यादा बॉन्ड है। तो अदिति उस टाइम पे आ गई और उसके आने से पूरे घर में एक अलग सी वाइब्स आ गई,
बच्चे की कमी थी वो पूरी हो गई, और इस तरीके से मैं डिप्रेशन से धीरे धीरे बाहर निकल आई। अगला आता है एक अपनी बहन को लेके कि मेरी सिस और मेरे बीच में चीजें सही नहीं है। उनका बुरे समय में उनकी बहन ने उनका साथ नहीं दिया, और मतलब फाइनेंशियली वो बहुत अच्छी हैं तो वो थोड़ा अपने आप को सुपीरियर शो करती हैं और ये इन्फीरियर। तो इनका कहना है, क्वेश्चन जो है कि भले आपके पास ज्यादा है लेकिन आप मुझे एटीट्यूड दिखा रहे हो तो मैं ही कब तक झुकूं। तो आप बिल्कुल अपनी जगह ठीक हो। और रही बात ये कि जी सगी बहन है तो कैसे होगा, रिश्ते मन से बनते हैं, खून से नहीं। और अगर उन रिश्तों में वो रिश्तों वाली गर्माहट ही ना रहे तो उन रिश्तों को केवल ढोते रहना, मैं इस चीज में पक्षधर नहीं हूं। तो अगर आपकी बहन और आपके बीच में वो बहन वाली बॉन्डिंग ही नहीं है, सिर्फ एक नाम का रिश्ता है, तो उसे नाम का रहने दीजिए। ये मत सोचिए कि वो बॉन्डिंग दोबारा आएगी, क्योंकि जब एक बार एक एज के बाद वो चीज खत्म हो जाती है ना, उसको दोबारा गेन करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो बस आप ये मान के चलो कि ठीक है, बहन है, मिलना है, हाय हेलो है, नमस्ते है, त्योहारों पे मिलिए, और बस ज्यादा मत सोचिए इस रिलेशन के बारे में। शादी और उसके बाद भाई बहन का रिश्ता वैसे भी बहुत नीचे प्रायोरिटी में चला जाता है। पहले लाइफ पार्टनर होता है, उसकी फैमिली, उसके और हमारे बच्चे, ये चीजें ज्यादा हो जाती हैं। भाई बहन तो वैसे भी औरतों की जिंदगी में फिर बहुत बहुत आगे की बात हो जाती है। तो इतना मत टेंशन लो अपनी बहन के बारे में, और अगर वो इंटरेस्टेड ही नहीं है आगे कुछ आपके साथ ज्यादा ज्वाइन होने में, तो आप ही कोई क्या पड़ी है, मेरे हिसाब से तो ये है। अब जो आगे 2-4 क्वेश्चन मतलब बल्क में आए हैं एक तरीके के, और लगभग हर आओ बहन बातें करे सीरीज में आते ही आते हैं, देवरानी और जेठानी, वो वाला टॉपिक। कहीं पर देवरानी से परेशानी है, कहीं पर कोई देवरानी है तो वो जेठानी से परेशान है, ये वाली सिचुएशन लगभग बहुत सारी आती है। अगर इस पूरे मुद्दे को आप सिंपल देखो ना, एक कैटेगराइज करो इस चीज को कि प्रॉब्लम है कहाँ। सिंपल सी चीज है, 2-3 चीजों पे लड़ाई होती है, एक काम, दूसरा पैसा। तो काम का कि सुबह का कौन करेगा, शाम का कौन, दोपहर का कौन, मैं ज्यादा करती हूँ वो कम करती है, वो जॉब पे है मैं हाउसवाइफ हूँ। एक तो मुद्दा आता है काम का, दूसरा आता है प्रॉपर्टी का, फिर कि जी हमें कम मिला उसे ज्यादा मिल गया, या हमने लगाया था हड़प उसने लिया, ये वाली। इन 2 चीजों के बाद ना तीसरी चीज नहीं होती। कोई इक्का दुक्का है, जैसे इस बार एक आया है कि जेठानी के बच्चे मेरे बच्चों को लगातार परेशान करते हैं, रुलाते रहते हैं, मैं झगड़ा ना हो जाए इस वजह से कह नहीं पाती, और अदबद के गुस्सा जो है वो मेरा अपनी ही बेटी पे निकल जाता है। तो यहाँ आप बिल्कुल गलत कर रहे हो बेटी वाले केस में। तो आप क्यों नहीं कह रहे भाई, आप चाची हो, ज्वाइंट फैमिली में रह रहे हो। ज्वाइंट फैमिली का मतलब है कि बच्चों को दादी बाबा, ताई ताऊ, चाची चाचा या बुआ फूफा, कोई भी अगर वो गलती कर रहा है उसको डांट सकते हैं। अगर आपको लग रहा है आपकी बेटी को अनावश्यक रूप से परेशान कर रहे हैं, आपको पूरा अधिकार है उन्हें टोकने का। अगर उसके बाद आपकी जेठानी आपको लड़ने आती है, तब गलती है, तब आप अपने सास ससुर को बोल सकती हो कि भाई बच्चों की बात है, अगर मैंने डांट दिया तो क्या बड़ी बात हो गई। तो यहाँ पर उनकी गलती आएगी, आपकी नहीं आएगी। लेकिन अगर आपकी बच्ची को परेशान किया जा रहा है तो आपको बोलना चाहिए मेरे हिसाब से। यहाँ पर यह कि जी घर में कलेश हो जाएगा इसलिए रुकती, ऐसा क्या कलेश हो जाएगा। छोटा बच्चा है, कोई गलती कर रहा है तो कोई भी बड़ा उसको डांट सकता है। और ये चीज अब नहीं है, पुराने टाइम से चली आ रही है। ये अब हमने बदल दी कि माँ चाहे पीट ले, लेकिन दादी ने हाथ भी लगा दिया तो तमाशा खड़ा हो गया, या दादी कुछ भी कर ले अपने बच्चों को, हम कुछ नहीं कह सकते, वो वाली चीज हो गई है ना। लेकिन ये अभी भी अगर आपकी बच्ची को परेशान कर रहे हैं, आप डांटो, ये तो एक अलग मुद्दा हो गया। बाद में क्या है कि जी वो पैसे वाली बात, देखो जो प्रॉपर्टी का बंटवारा है ना, वो कहीं भी आप हमेशा लड़ते रहोगे, भाई भाई और दुरानी जेठानी हमेशा, जब तक घर के जो बुजुर्ग हैं वो ढंग से फैसले लेने वाले नहीं हैं। और जिस घर में हैं फैसले लेने वाले, उस घर में कभी भी भाइयों में, दुरानी जेठानियों में लड़ाई नहीं होती। ये जिम्मेदारी घर के बड़ों की होती है, यहाँ पर आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। अगर उन्होंने काम का या प्रॉपर्टी का सही से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया तो उनके बच्चों में राड़ होना, उनके बच्चों में बिल्कुल दरारें पड़ना निश्चित है। इसकी पूरी जिम्मेदारी माँ बाप की होती है। अब आप क्या कर सकते हो इसमें, मान लीजिए क्लैशेस हो गए, उन्होंने ज्यादा ले लिया, हमने कम ले लिया, यहाँ आपको बिल्कुल ठंडे दिमाग से स्टैंड लेना पड़ेगा कि देखो राड़ करने से कुछ नहीं होना, और दूरियां बढ़ेंगी। दूरी आपको बढ़ानी है नहीं बढ़ानी वो आपकी चॉइस है, लेकिन एक होता है मेंटल पीस। मैं ये नहीं करी रिश्ते बचाने के लिए आप कुर्बानियां दो, कलेश मत करो, नहीं, आपका मन है कलेश करो, आपका मन है नहीं कलेश करो। लेकिन जब आप मेंटल पीस की बात सोचते हो ना, तो वहां पर आपको एक स्टैंड लेना पड़ेगा कि भाई मेरी मानसिक शांति मेरे लिए सबसे जरूरी है।
थोड़ा ज्यादा अगर उसने ले लिया, ले लो। आप अपने हाथों की कमाई पे भरोसा रखो कि मैं जो कमा रही हूँ या मेरा आदमी जो कमा रहा है, हम उसमें खड़ा करेंगे और उसमें किसी का फिर डिस्टरबेंस नहीं लेंगे। ठीक है ना। मैंने अपनी लाइफ में खैर यही स्टैंड लिया, तो यहां से ना आप फ्री हो जाते हो। फिर जब आप किसी का 1 रुपए को देख नहीं रहे कि ये मुझे देगा या नहीं देगा, तो फिर आप वहां से बिल्कुल फ्री हो जाते हो। आप जो कमा रहे हो ना अपने हाथों से मेहनत करके, वो आपका पैसा है, आप उसे राजा बन के खर्च करो, बिजनेसमैन बन के जोड़ो बढ़ाओ, भिखारी बन के कंजूस बन के सारा जोड़ लो, कुछ भी करो, फिर वो पैसा आपका। ठीक है ना, आपका, आपके बच्चों का। तो मैं तो इस बात के पक्ष में ही नहीं हूं कि पैतृक संपत्ति पे आप इतना सा भी मोह रखो। अगर आपके घर के बुजुर्ग समझदार हैं, आपको अपने आप उनका हिस्सा आपको देंगे, मतलब आप दोनों का जो भी बनता है। और अगर वो समझदार नहीं है तो आपके कहने से भी कुछ नहीं होगा, बिना मतलब की एनर्जी वेस्ट है। तो मैं तो ना, मेरे मतलब मेरे जो पेरेंट्स थे वो भी दादी बाबा का घर, उनकी संपत्ति, अपना पैसा भी लगा के वो छोड़ आए थे एक कंडीशन के बाद कि भाई ठीक है तुम्हारा नहीं बैठ रहा, हम अपना जो बनेगा। फिर उन्होंने जीरो से शुरू किया और फिर वो खड़े हुए। सेम मेरा हुआ कि जी हम चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं, एक टाइम ऐसा आ गया कि ठीक है जी आप मत दो, हमें कुछ नहीं चाहिए, और लेकिन राड़ मत करो, मेंटल पीस है। हमने फिर जीरो से शुरू किया और फिर डेवलप होना शुरू हो गए। तो ये चीज मुझे ज्यादा सही लगती है। प्रॉपर्टी का बिल्कुल भी मोह मत रखो किसी की भी। अपने पैसे चाहे 4 हो चाहे 10 हो, उस पे एक तो वो रखो। अब रही बात काम की, काम में भी देखो अलग अलग वो है। यहाँ पर भी जो बंटवारा है काम का, अगर आपकी सासू माँ ने ठीक तरीके से कर दिया, आपके बीच में कभी राड़ नहीं होगी। और अगर आपकी सासू माँ बीच में नहीं पड़ रही, ढंग से बंटवारा नहीं कर पा रही, तो फिर देवरानी या जेठानी में से जो ज्यादा तेज होता है और आलसी होता है, 2 क्वालिटीज चाहिए कि तेज है और आलसी है, वो अपना काम में काम चोरी कर जाएगा। और जो थोड़ा कम तेज है और काम करने में भी विश्वास करता है, वो अपना लगा रहेगा। लेकिन आप काम कर रहे हो, आप ये मान के चलो आप किसी के लिए नहीं कर रहे, आप अपनी स्किल बढ़ा रहे हो। जिस दिन आप अपनी गृहस्थी अपने आप संभालने बैठोगे ना, उस दिन जो काम करने वाला बंदा है वही सक्सीड होता है। आलसी लोगों का कहीं कुछ नहीं होता। तो आप इसकी टेंशन मत लो कि मैं ज्यादा काम कर रही हूँ या वो ज्यादा काम कर रही है। आप अपने हिस्से का काम अपने दिमाग में सेट रखो, अगर आपके घर में बांटा हुआ नहीं है। और जितना आपने अपने हिसाब से सेट किया है कि बिल्कुल ठीक तरीके से ये मेरा काम है, उतना काम आप कर दो। उसके बाद आपको कोई उंगली उठा के कह नहीं सकता, क्योंकि आप चौड़ा होके कह सकते हो कि भाई ये मैंने अपना काम कर दिया, अब दूसरे का भी मुझसे करवाना है तो बोलो, नहीं तो मेरा तो हो गया। आप क्लियर कट रहोगे, आप मेंटल शांति में रहोगे, बिल्कुल बिना करे आपको भी चैन नहीं पड़ेगी। और क्यों वो दूसरे के हिस्से काम करें, ये भी हमें परेशान करता रहता है। तो उसका तरीका यही है कि घर के बड़ों ने अगर काम का बंटवारा ढंग से नहीं किया हुआ, आप अपने आप अपना दिमाग में कर लो और अपने हिस्से का ढंग से काम निपटा दो, एक आध काम फालतू कर दो, बस फिर आप सॉर्टेड। क्वेश्चन बार बार आता है कि जिनकी खाली बेटियां बेटियां, जैसे मेरी 2 बेटियां हैं, रक्षाबंधन के टाइम पे ही ज्यादा उछलता है प्रश्न कि क्या बेटा होना जरूरी है, क्या आपको किसी ने कभी टोंट नहीं मारे या कुछ और है। मैं इस बात की बिल्कुल पक्की समर्थक हूँ इस चीज में कि बेटा होना या नहीं होना, इसका आपको दुख मनाना है या आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है, कम्प्लीटली आपके ऊपर। अगर कहीं आपके मन में, खुद के मन में ये टीस है कि मेरे बेटा नहीं है, तो सामने वाला तुरंत आपको टोकेगा और उसका असर ना, उसने इतनी बार कहा होगा आपके ऊपर इतना होगा, मैं बताऊं आपको। लेकिन अगर आप खुद मेंटली ये फिट हो कि भाई नहीं है बेटा कोई बात नहीं, सिर्फ आप मुंह से नहीं कह रहे, आपको सच में तसल्ली है कि नहीं है बेटा कोई बात नहीं, आपको कोई कुछ भी नहीं कहेगा, और कहेगा भी ना आपको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये देखो, जो मेरी बहन की मैंने आपको फोटो दिखाई थी, सब पूछ रहे थे कि उनकी डेथ कैसे हुई। मुझसे सिर्फ 2 साल बड़ी थी, शादी हुई उसकी, उसके बाद फिर बेटी हुई। उसकी बेटी जो रक्षाबंधन वाले व्लॉग में देखी, तो अब तो उसका रंग भी आपको दबा हुआ लग रहा होगा, पतली सी लग रही होगी, लेकिन वो गांव में रहते हैं तो गांव के हिसाब से वो काफी, मतलब उसका लुक जो है उस हिसाब का हो गया। पर बचपन में जब मैं देखती थी उसको, वो लड़की मतलब फीचर्स उसके बहुत अच्छे हैं, मेंटली बिल्कुल IQ उसका बहुत बढ़िया है, मतलब यूपी बोर्ड से वो 96% वाला बच्चा है। सोचो कितनी होशियार है वो पढ़ाई में। अब वो UPSC की तैयारी कर रही है, और जी उसने अब छोटा सा यूट्यूब चैनल शॉर्ट्स का डाला है, ऐसे ही कि मतलब चल गया तो चल गया, थोड़ा फाइनेंशियल उसके लिए। तो उसका जो है क्या होता है,
उसकी बेटी जब हुई ना, तो उसको मैंने देख के हमेशा बोलती थी कि इतनी बढ़िया लड़की तेरे को भगवान ने दी है बहन, तू ना अब इसके बाद और मत कुछ सोच, क्योंकि फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी उनके कंडीशन, कि जस्ट एक बेटी को ही पाल, बढ़िया करके पाल, मतलब ये लड़की काफी है। उन्हें समझ में नहीं आया कि नहीं बेटा चाहिए। ठीक है, मेरी बहन को भी जीजा जी को भी ये हुआ कि बेटा होना चाहिए। चलो जी, दूसरा बच्चा प्लान हो गया, बेटी हो गई दूसरी। फिर तीसरा बच्चा प्लान हो गया, तीसरी भी बेटी हो गई। चौथी बार में बेटा हुआ, लेकिन जब बेटा हुआ तो उसको जन्म देने में मेरी बहन की डेथ हो गई। अब उसके मरने के बाद उसके बच्चों को पालने कौन जा रहा है? इवन मैं भी नहीं जा पाई, क्योंकि मेरी भी शादी हो चुकी थी, मैं ससुराल में आ गई थी। मैं के मैं होती, थोड़ा बहुत शायद मैं वहां से जाके उसको सहारा लगा देती उनके बच्चों को। कुछ नहीं, कोई नहीं कर पाया, ना मेरे पीहर से कोई गया, अकेले जीजा जी रहे। जिस बंदे को वो अपने जिस पति को हमेशा ये कहती रही कि मेरे पति अकेले रह जाएंगे अगर बेटा नहीं हुआ, तो ये उसके दिमाग का फेर था कि उसके ना रहने से जो अकेलापन अब वो झेल रहे हैं वो ज्यादा मुश्किल है बनिस्बत उसके कि वो बेटा ना होता और उसकी वही एक या दो बेटियां होती और दोनों मिलके उन्हें पाल रहे होते। तो ये कंप्लीटली आपके दिमाग के ऊपर है। उसने मेरी बात जो भी था, मतलब मैं हमेशा कहती थी, लेकिन उसने उस बात को गौर नहीं किया। खैर, जो उसकी लाइफ में होना था, जो भगवान ने रचा था, हो गया। लेकिन मेरे दिमाग में ये चीज इतनी स्ट्रांगली स्टक है कि जब इनफर्टिलिटी से मैं जूझ रही थी, उसके बाद ये हो गया कि भाई पहली बार में फिर ये हुआ कि ट्विंस है। अब अगर बेटा बेटी दोनों हो जाते तो भी बहुत बढ़िया था, दोनों बेटे हो जाते तब भी मैं बेटी के लिए नहीं भागती। हाँ, मुझे बेटियां ज्यादा पसंद है, एक रह जाता कि मतलब बेटी होती, लेकिन बेटियां दोनों हो गई। मैं बिल्कुल मेंटली सॉर्टेड थी, मैं बिल्कुल खुश थी, मुझे कोई शिकायत नहीं थी कि भाई एक इनमें से लड़का क्यों नहीं हुआ, या दोनों लड़के क्यों नहीं हुए, या दोनों लड़कियां हो गई तो अब मैं एक और लड़का करूं। इसका इफेक्ट क्या पड़ा? स्टार्टिंग में लोगों ने मुंह खोला कि भाई एक बेटा हो जाता, या फिर अभी तो चलो कोई बात नहीं अगली बार हो जाएगा भैया, ये वो दो एक बार ये बातें हुई। मैंने ना मुंह तोड़ जवाब दिया कि भाई कोई बेटा बेटा नहीं होना, और मेरा बेटा होता भी तो वो कमाई का चेक आपको नहीं देगा, और मेरी बेटियां हैं तो उनका दहेज आपको नहीं जोड़ना है, तो लेट इट बी। आपके लिए मेरे दो बच्चे जो है ये हैं बस। एक दो बार जब सीधा जवाब मिल गया ना इस चीज का कि नहीं चाहिए बेटा, कोई आशीर्वाद में भी मुझे अब भी कहता है ना भगवान बेटा दे, मैं तुरंत उठ के कह देती हूँ कि नहीं चाहिए बेटा, मेरी दो बेटियां हैं काफी हैं। तो जब आप बिल्कुल स्ट्रांगली आप अड़े हुए हो ना कि भाई नहीं है बेटा नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो सच में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप ही कमजोर पड़ रहे हो, आप या आपके हस्बैंड कहीं ना कहीं डामाडोल है कि भैया नहीं लड़का होना चाहिए, तो आपको चार लोग बाहर से भी आके कहेंगे, आपको टॉर्चर होना भी पड़ेगा, और आपको लगेगा लोग कर रहे हैं। लोग नहीं कर रहे, वो कहीं ना कहीं आपने अपने आप को किया हुआ है। तो ये सब यहाँ है और कुछ नहीं है। अब दो तीन क्वेश्चन ऐसे आए हैं उनके हस्बैंड ही उन्हें सपोर्ट नहीं करते, और दुख की बात है कि उनमें से एक दो तो ऐसे हैं जो लव मैरिज वाले हैं। तो कहीं ना कहीं अरेंज मैरिज में हम लोग मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं कि हो सकता है प्यार हो सकता है ना हो, थोड़े टाइम बाद हो। लेकिन लव मैरिज में हमारी एक्सपेक्टेशन एक दूसरे को लेकर थोड़ी सी बढ़ी हुई होती है कि भाई लव मैरिज है तो हम प्यार करते हैं एक दूसरे से, वहां ज्यादा दुख होता है। लेकिन अगर आपकी कंडीशन में बच्चे होने के बाद आपके हस्बैंड जो है वो ध्यान नहीं दे रहे आपके ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर, और कैरियर ओरिएंटेड हो गए हैं बिल्कुल, आपको देखने की जरूरत है शुरू से कि चेंज हुआ कहाँ से, क्यों वो आपकी फैमिली से हटके वहां पर ज्यादा जा रहे हैं, कि आपकी फाइनेंशियल नीड्स ज्यादा हैं इसलिए उन्हें ज्यादा कमाना पड़ रहा है, या फिर कहाँ से चेंज होना शुरू हुआ। आप ठंडे दिमाग से बैठ के पहले सोचो, और उन चीजों को अगर हो सके तो आप बदलना शुरू करो। क्योंकि अगर प्यार था, लंबे समय तक रिलेशनशिप थी, उसके बाद शादी, फिर बच्चे, तो एक बहुत स्ट्रांग बॉन्ड आपका ऑलरेडी है, वो कहीं नहीं गया है, आपको वापस मिल जाएगा। अगर रीजन सिर्फ यही है कि यहाँ ना ध्यान देके काम पे दे रहे हैं, बाकी कोई और रीजन हो तो उसमें तो कोई कुछ कर नहीं सकता। क्योंकि एक बार आदमी अगर मान लीजिए मन ही हट गया, उसे कोई दूसरा पसंद आने लगा है तो बात अलग है। लेकिन नहीं है, उनकी लाइफ में आप ही हो एज अ फीमेल, और फिर वो इंटरेस्ट कम होता जा रहा है, तो फिर आपको देखने की जरूरत है कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है ना। थोड़ा सा सोचो, ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगा सेटल सब कुछ। और दूसरी चीज एक आती है कि मेरे हस्बैंड जो है वो मुझ पे कम ध्यान देते हैं, अपनी मम्मी पर। भाई ये मम्माज बॉय वाली दिक्कत बहुत ज्यादा होती है, लेकिन आप इसमें कुछ कर नहीं सकते। एक आदमी जिस मतलब आपकी सास उसे 25-26 साल
बच्चा उनके लिए जिंदगी है, वो पाल रही है पोस रही है, इतना आसान नहीं होता उस चीज को एकदम निकाल के किसी दूसरे के हाथ में दे देना। तो जैसे ही वो आपके बारे में सोचेगा भी ना, तो सासें पजेसिव सी हो ही जाती हैं, ये नॉर्मल है। लेकिन धीरे 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 आपको समझ में आएगा कि सास की एक अलग जगह है, आपकी एक अलग जगह है, दोनों का कोई कंपैरिजन है ही नहीं। तो जिस दिन आपके दिमाग से ये चीज क्लियर हो गई ना, तो शायद आपको ये दिखना शुरू हो जाएगा कि नहीं, कम ज्यादा नहीं हो रहा, वहां भी टाइम दे रहे, मुझे भी टाइम दे रहे। तो इतना मत सोचो इस बारे में, माँ है उनकी, कोई दूसरी औरत के पास जाए ना तो टेंशन लो, माँ के पास जा रहा है कोई दिक्कत नहीं है। जो एक अच्छा बेटा है वो आगे जाके एक अच्छा पति भी साबित होगा, एक अच्छा पिता भी साबित होगा ज्यादातर केसेस में। कुछ होती हैं कि माएँ उल्टा ही पढ़ा रही हैं और जी बेटा को उल्टी सिखा रही हैं, वरना माँ को प्यार करने में कोई दिक्कत नहीं है अगर वो उनका ध्यान रख रहे हैं, उनका ख्याल रख रहे हैं, इसका मतलब आपके हस्बैंड केयरिंग है। तो जब उनका रख रहे हैं तो आपका भी रखेंगे, आपके बच्चों का भी रखेंगे। तो ये टेंशन मत लो, ये तो एक अच्छी क्वालिटी है। आया है कि मेरी शादी को 12 साल हो जाएंगे, लेकिन अभी तक हम ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं और अब मन करता है कि एक छोटी सी अलग फैमिली हो, मतलब मेरी फैमिली को देख के ऐसा लगता है कि ऐसी हो। तो देखो, अगर ज्वाइंट फैमिली में काम और पैसे का बंटवारा ठीक ठाक है तो मैं कभी सलाह नहीं दूंगी कि ज्वाइंट फैमिली को तोड़ के आप न्यूक्लियर फैमिली बनाओ, क्योंकि उसके अलग फायदे होते हैं, इसके अलग फायदे होते हैं। लेकिन अगर आप अपना एक बड़ा परिवार बना के चल पाते हो कुछ सालों तक, तो आप फाइनेंशियली भी इमोशनली भी काफी ज्यादा अच्छे से ग्रो कर पाओगे, बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर आपके घर में काम को लेकर किचकिच है या फिर पैसे को लेकर है कि एक ज्यादा लगा रहा है दूसरा कम लगा रहा है, एक को ज्यादा दिया जा रहा है दूसरे को कम दिया जा रहा है, तो घड़ी की चौथाई में आपको निकल जाना चाहिए, क्योंकि फिर होती हैं झगड़े और रिश्तों में आती है दूरियां। उससे अच्छा आप अलग हो जाओ। अब बात आती है कि आपके हस्बैंड नहीं अलग होना चाहते, तो ये वाली बातें आप ध्यान से देखो। अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो लेट इट बी, रहते रहो ज्वाइंट फैमिली में। अगर गड़बड़ है तो फिर अपने हस्बैंड को आपको कन्विंस करने की जरूरत है। एक है कि मैं एक वर्किंग मॉम हूँ, लेकिन मॉर्निंग में जल्दी नहीं उठ पाती, उसकी वजह से मतलब हौच पौच हो जाती है। तो हर कोई मॉर्निंग पर्सन नहीं होता। अगर आपको लगता है आप कोशिश करने पे भी मॉर्निंग में नहीं उठ पाते, सिंपल सी तरीका है, मैक्सिमम तैयारी रात को करके रखो और सुबह फिर आपकी बिल्कुल काम रहेंगी। अब एक ना, ये दौरानी जिठानी वाले में एक और आया था कि उन्होंने पैसे लगा के मकान बनवाया, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया, पैसे खत्म हो गए, हस्बैंड की जॉब छूट गई। अब बजाय सास ससुर ने उसमें हेल्प करके उनका मकान पूरा करवाने के, जो जेठ जेठानी थे वो उस मकान में ट्रांसफर हो गए और ये उसी में रह गए पुराने वाले में। तो यहाँ पहले तो मुझे यही नहीं समझ में आया, अगर एक को ट्रांसफर होना ही था तो जो बनवा रहा है, चाहे अधूरा मकान है, हम ही ट्रांसफर होने चाहिए थे, ये क्यों हुआ। और दूसरी चीज ये है कि अगर अब सिचुएशन ये है कि हथिया ही लिया, आपको दिख रहा है कि हथिया लिया गया मकान, तो भाई अब उस परिवार में दोबारा आप उसी एनर्जी के साथ और उतने पैसे फिर फंसाना कोई समझदारी नहीं है। मान लो कि डूब गए वो पैसे और दोबारा से नई शुरुआत करने की कोशिश करो अगर कर सकते हो तो। अब एक आया है कि एक तो शॉर्ट टेम्पर्ड हस्बैंड जो हमारा सुख दुख नहीं समझ रहा, उसको झेलना, और दूसरा सेकेंडली लिविंग इन अ ज्वाइंट फैमिली जहां पर हमेशा एक ना एक टॉक्सिक बंदा जरूर रहता है, एक से ज्यादा भी रहते हैं। तो इनका मेन क्वेश्चन ये है कि मैरिज और ससुराल इतना ग्लोरीफाइड क्यों है, शादी क्यों जरूरी है। सिंपल सा हिसाब है, माँ बाप हमेशा के लिए नहीं रह सकते, इसके लिए वो अपने बच्चों के लिए एक साथी ढूंढ के जाना चाहते हैं जिसके साथ वो बुढ़ापे तक अपने सुख दुख पाल सके, बांट सके, ठीक है। और दूसरी चीज आती है इसमें संतानोत्पत्ति, इसलिए शादियां बनाई गई थी। अब बात जो आती है कि जी टॉक्सिक हस्बैंड और ये और वो आती है कि जी ह्यूमन बिहेवियर है। जब आप दूसरी नई फैमिली में जाएंगे वहां पे आपको क्या मिलेगा, फुल्ली लॉटरी का टिकट है, आपकी किस्मत है। और दूसरी जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आपकी डील करने की क्षमता क्या है, लोगों से आप कैसे निपट पाते हैं, बहुत हद तक इस पे डिपेंड करता है। और ससुराल से जुड़ी हुई यादें तो देखो ऐसा है, अगर हम आज को बैठ के अपने सास ससुर के लिए बुरा कह रहे हैं तो सास ससुर को कोई बैठा के पूछेगा तो वो आपके बारे में बुरा कह रहे होंगे। ये टू वे होता है, ठीक है। मैं अपनी भी कहूं, अगर मैं कहूं मेरे सास ससुर बेकार हैं तो आप उनके पास बैठोगे जाके वो कहेंगे सुनीता बेकार है, समझ रहे हो। तो ये तो चलता रहेगा, इंडियन कल्चर है, हम लोग इंडियन और वेस्टर्न के बीच में अटक गए हैं। शॉर्ट टेम्पर्ड लड़के ही नहीं होते, लड़कियां भी होती हैं। तो अपना मेन इसका याद रखो कि शादी का ये बनाया क्यों गया था सिस्टम, वो याद रखोगे तो गुस्सा अपने आप थोड़ा सा कम हो जाएगा कि भाई जरूरी काम है तो करना तो है ही, और इसको जो है अच्छे से डील कर लें तो लाइफ सुखमय हो जाएगी, एक अच्छा साथी हमारे साथ होगा। और अगर वो साथी इतना बुरा मिल गया है
कि आपका उसके साथ जीवन यापन हो ही नहीं पा रहा, तो अब वो पहले वाली तो बात है नहीं कि 7 जन्मों का रिश्ता है, आप अलग हो जाओ। डिवोर्स इसीलिए तो हो रहे हैं लोगों के, जिनका लगता है कि आगे तालमेल नहीं मिल रहा। तो जब तक मिल रहा है कोशिश पूरी करो अपनी तरफ से, सही है। लेकिन अगर आपको लग रहा है आपकी जिंदगी नरक हो गई है तो अलग हो जाओ, सिंपल सी ये बात है। अब एक आया था, मतलब काफी इंटरेस्टिंग था, मैं अपने हस्बैंड से भी डिस्कस कर रही थी उसे, कि उनकी सासू माँ जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है वो हर जगह उनके और उनके हस्बैंड के साथ घूमने जाती हैं, चाहे वो बाहर सड़क तक ही जा रहे हो। अब उसका लॉजिक क्या देती हैं कि जी मेरे को घूमने का शौक है, मतलब उनकी सास को घूमने का शौक है, ससुर को नहीं है, तो अब तुम्हारा फर्ज है कि मुझे घुमाओ। दूसरी चीज ये कि अगर कभी उनके हस्बैंड कह भी देते हैं ना कि मम्मी मुझे अकेले कभी जाने दिया करो, तो वो अपने बेटे को कुछ नहीं कहती, बाद में गुस्सा इन पे उतारती है और बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वैसे सब ठीक है। तो मुझे समझ में नहीं आया, जब वो मतलब घूमने का शौक एक समझ में आता है, तो आप ये हिसाब रख सकते हो, तो सासू माँ को ही सुनना चाहिए ये क्वेश्चन का आंसर। तो कि अगर आप 10 जगह बेटा बहू जा रहे हैं, मान लीजिए आपको शौक है, तो आप 6 जगह चले जाओ, 7 जगह चले जाओ, एटलीस्ट 2-3 जगह कहीं तो उनको ऐसा टाइम दो कि वो अकेले जा रहे हैं। तो ये गलत कर रही है वो, इसमें आपकी गलती नहीं है। लेकिन अगर आपके हस्बैंड ये चीज समझ रहे हैं तो आप बहुत, मतलब इस मामले में आपको अच्छा फील हो रहा होगा। तो आपके हस्बैंड समझ रहे हैं, वो अपनी माँ को बोल रहे हैं आप बिल्कुल अलग रहो। अब आपसे वो गुस्सा हो भी जाए तो आप एक बार को कह सकते हो कि भाई मम्मी अपने बेटे से बात किया करो, मैंने कुछ नहीं बोला, है ना। तो इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं समझ सकती हूँ इरिटेशन होती होगी कि कहीं भी अकेले जाने को नहीं मिल रहा, हर जगह आदमी साथ जा रहा है। तो कह के देख लो, क्या पता बात सुधर जाए। एक आया है देवरानी जेठानी का, ये मैं पीछे नहीं इसे इंक्लूड कर पाई क्योंकि इनकी एक अलग कंडीशन है, काम वाम एक अलग चीज है। ये खुद एचआर हैं एक बड़ी कंपनी में, और इनकी देवरानी 5th पास है, और उस 5th पास ने इनकी यहां से बैंड बजाई हुई है। तो मैं आपके साथ पूरी सिंपति रखती हूँ, कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी सी महसूस हुई। लेकिन मुझसे ना मेरे एक हेड टीचर थे, उन्होंने एक बात बोली थी कि एक हाउस वाइफ पैसों के मामले में या और चीजों में बिल्कुल अलग होती है एक वर्किंग वुमन से। तो कहीं ना कहीं आप लोगों का कोई कंपैरिजन है ही नहीं, और मेन आप इतने ऊंचे पद पर हैं और वो इतनी कम पढ़ी लिखी हैं, हो सकता है कि इन्फीरियरिटी भी उनके दिमाग में हो, इसलिए वो आपको इतना ज्यादा परेशान करती हैं। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप अपनी जगह इतने स्ट्रांग हो, फाइनेंशियली भी और इमोशनली भी उनसे ज्यादा होंगे। आप बिल्कुल उनको डिसअपियर कर दो कि वो क्या कह रही है सुनाई ना दे, वो क्या कर रही है दिखाई ना दे। ये वाली स्किल आप और डेवलप कर लो अपने अंदर, और हो सके तो एक अपना अलग एक जोन सा बना लो जिसमें बस उनके साथ एक रिश्ता है कि हाँ जी परिवार है, बाकी उससे ज्यादा उन्हें अपने दिमाग में घुसने मत दो, और आप कर लोगे ये चीज। बाकी जो पैसे हैं कि कमा आप और आपके हस्बैंड ज्यादा रहे हैं और खर्च वो ज्यादा कर रही है, उसमें आप स्ट्रिक्ट होके अपने पैसे एक साइड रख सकते हो और बोल भी सकते हो, इस चीज में कोई गलत बात नहीं है, ठीक है ना। तो वहां आप मेंटली और सॉर्टेड हो जाओगे कि ठीक है मैं ज्यादा मेहनत कर रही हूँ तो ज्यादा पैसे भी मेरे पास हैं, और भाई सास ससुर का पैसा है, उसे मैं पहले भी कह चुकी हूँ, उस पर आप वो मत रखो, उसे वो पूरा खर्च करवा ले, कुछ करा ले, उससे आप मेंटली फ्री रहो। हाँ आपका पैसा जो है आप उसे संभाल के रखो, तो आप निश्चिंत रहोगे बिल्कुल दिमाग से। एक आया था, मतलब बहुत ही लंबा था कमेंट, पूरे अपना उन्होंने सास वगैरह का भी सारा रूटीन शेयर किया था, सब कुछ पढ़ा, लेकिन मैं उसको सम अप करूं फटाफट से तो ये था कि वो हाईली क्वालिफाइड हैं, जॉब करती थी, लेकिन शादी के बाद पहले यह हुआ कि 6 महीने घर संभाल लो, देख लो, समझ लो, उसके बाद आप ज्वाइन करना। इतने 6 महीने पूरे हुए, इतने वो प्रेग्नेंट हो गई, फिर उन्हें प्रेगनेंसी की वजह से रुकना पड़ गया। फिर बेबी को संभालने वाला कोई नहीं था क्योंकि घर उन्होंने ही संभाला, तो पता लगा कि घर में कोई संभालने में इंटरेस्टेड नहीं है, जो सासू माँ है या ससुर जी हैं, तो उन्हें ये लगा कि जब घर ही कोई नहीं संभाल रहा तो मेरा बच्चा कौन संभालेगा, और अब वो जॉब नहीं कर पा रही। तो मुझसे ये जानना चाह रही है कि क्या जॉब छोड़ के उन्होंने ठीक किया या फिर वो गिल्ट में है कि गलत कर दिया। तो मैं हमेशा कहती हूँ बच्चा या जॉब, तो स्टार्टिंग में 6 साल तक कम से कम पहली प्रायोरिटी बच्चा। आपने बिल्कुल ठीक किया, अपने बच्चे की लाइफ बचाई, अबॉर्ट नहीं किया उसे, अपने बच्चे को जन्म दिया, अब उसे पाल रही हैं। 3-4-5 साल उसको जी लगा के खूब एंजॉय कीजिए उसका बचपन, पालिए, घर संभालिए, और उसके बाद अब अपनी जॉब ज्वाइन करना बिंदास। एक आया है कि उनकी नई नई शादी हुई है, लेकिन वो इंट्रोवर्ट नेचर की हैं और शादी ज्वाइंट फैमिली में हुई है, सबसे इतना जल्दी घुल मिल नहीं पाती, इसलिए लोग उन्हें घमंडी समझते हैं। क्या करूं,
आप कुछ मत करो, आप जो हो वैसे ही रहो। और जो इंट्रोवर्ट लोग होते हैं अक्सर उनके बारे में पहली राय ऐसी बन जाती है हर जगह, लेकिन ये भी फैक्ट है कि बाद में वो इंट्रोवर्ट लोग ही खरा सोना साबित होते हैं हर परिवार के लिए, है ना। जब केवल दिखाने वाले, केवल बोलने वाले लोग साथ छोड़ जाते हैं और उस टाइम पे वो इंट्रोवर्ट बंदा आके अगर साथ दे देता है तो एक क्षण में सारी इमेज पिछले सालों की बदल जाती है, समझ में आ जाता है कि कौन कैसा है। तो अगर आप जेन्युइनली अच्छे हो, सबका भला सोचते हो, काम करते हो, तो बोलना नहीं बोलना इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। जो अभी सोच रहा है मान के चलो ये टेम्परेरी है, धीरे धीरे करके सबकी सोच बदल जाएगी, आप टेंशन मत लो। एक आया है कि नया नया घर संभालना सीखा है और पैसों की बहुत किल्लत है तो कैसे मैनेज करूं। तो देखो, जो बेसिक होता है ना सर्वाइवल, रोटी कपड़ा और मकान, यानी कि हमारी रसोई, हमारे पहनने लायक कपड़े, तो कपड़ों में आजकल काफी खर्च होता है, तो आप बस ये मान के चलो कि उस पे तो आप ब्रेक ही लगा दो, जो है उसमें ही सरवाइव करो कुछ दिन। और मकान में आते हैं, आपका मकान के अंदर आती है आपके बच्चों की फीस, जो मेन खर्चे हैं, हाउस टैक्स जो होता है, बिजली का बिल, ये सब चीजें, या किराए का मकान है तो वो। तो आप पहले इन जरूरी मदों को रख लो। बिल जो आपको चुकाने हैं सबसे पहले आप उनके पैसे रखो, उसके बाद आप किचन का भी उस हिसाब से मैनेज करके चलो कि जो आपके एक लिमिटेड बजट में आप खा सकते हो। क्योंकि बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स और बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स लेने के लिए जरूरी नहीं है कि आप बहुत महंगी चीजें ही खाएं। जो आसानी से खाने की चीजें भी अवेलेबल है, जो सस्ता और अच्छा मिल रहा है, मौसम का सामान मिल रहा है, फिलहाल किचन में उन चीजों को लेके चलो। कोई उपकरण नहीं है किचन में, उसका आप वो ढूंढो विकल्प की इसके बजाय क्या हो सकता है। और मैं आपको सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रही, जब हम यहाँ मकान में आए हैं हाथ बिल्कुल टाइट था, 100 रुपए बचाने वाली नौबत थी, एक भी कपड़ा नहीं खरीदा उस टाइम। लेकिन बच्चों की फीस, LIC का प्रीमियम, हाउस टैक्स, बिजली का बिल, ये सब चीजें परमानेंट जा रही थी। उसके अलावा जो लोन था वो चुका रहे थे हम। तो हमारा जो मिक्सर है, जो फूड प्रोसेसर है, वो इस घर में आने के पूरे 3-3.5 साल बाद आया है, आप बिलीव करो। उससे पहले मैं चॉपर में ही किसी तरीके से, चॉपर गिफ्टेड था, मेरी फ्रेंड्स ने दिया था घर के मुहूर्त में, तो उसमें ही मैं चला रही थी काम। 2-4 डिशेज नहीं बन रही, ना माइक्रोवेव था ना वो था। तो आपको जब पता है आपका हाथ इस टाइम टाइट है तो बिल्कुल खींच लो हर तरफ से जहां से हो सकता है, लेकिन सामाजिक बेइज्जती ना हो, इसलिए बिल्स वगैरह जो हैं उनके लिए आप पहले रखो। फिर अपना रोटी वोटी का देखो कि खाने में आप कितना और क्या क्या अफोर्ड कर सकते हो, और उसके बाद आप कपड़े वपड़े देखो। तो इस सीरीज में करोगे तो थोड़े पैसे में भी आपका गुजारा हो जाएगा, और कुछ दिनों की बात है, फिर सब ठीक हो ही जाना है। एक आता है कि मेरे पति पुरानी बातों को लेकर बहुत चिक चिक करते हैं और मेरे माँ पापा की बुराई करते हैं, चाहते हैं कि मैं उनके हाँ में हाँ मिलाती रहूं और अपने घर वालों को भूल जाऊं। तो मुझे नहीं पता कि बात क्या हुई थी, तो मैं इसमें क्या ही सजेस्ट करूंगी, लेकिन ये है कि अगर वो बात सच में इतनी छोटी थी तो कहते रहने दीजिए उन्हें, माँ बाप भूलने वाली चीज नहीं होते। बहुओं को 10 चीजों से दिक्कत होती है तो पति अपने माँ बाप को भूल जाते हैं। तो वो क्यों उम्मीद ये रख रहे हैं कि उनकी अगर और हमारे माँ बाप की कुछ बात हो गई तो हम अपने माँ बाप को भूल जाएंगे। लेकिन अगर वास्तव में ठंडे दिमाग से सोचो, गलती आपके माँ बाप से हुई है तो ठीक है, भूलने वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, जब वो चिक चिक करें तो आप ये कह सकते हो कि हाँ मैं मानती हूँ उनकी गलती थी, लेकिन आप मेरी भी कंडीशन समझो कि मैं उनकी बेटी हूँ और मेरी भी उनकी तरफ कुछ जिम्मेदारियां हैं। गलती किसके माँ बाप से नहीं होती। तो आप ये कह के उनको शांत कर सकते हो। बाकी घर में कलेश डालने का कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि आप यहाँ लड़के माँ बाप के पास चली भी जाओगे तो वो भी यही कहेंगे कि पहले तो जाके अपना घर संभाल। तो ये वाली बात है। तो घर वालों की वजह से, अपने मैके वालों की वजह से ससुराल में लड़ने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, अगर गलती जिसकी है सच में, आप उन्हें बोल सकते हो कि हाँ उनकी गलती थी, और नहीं थी तो फिर अड़े रहो कि भाई मेरे को नहीं लगता उनकी गलती थी, आपको ऐसा लग रहा है तो आप अपनी जगह ठीक हो, ये वाली बात है। तो थोड़ा सा आपको क्लियर स्टैंड लेने की जरूरत है, इतना स्ट्रेस मत लो। अच्छा, इस वाले व्लॉग में अभी जितने भी घर परिवार और नातो रिश्तों से लेके थे वो सारे क्वेश्चन कवर हो गए हैं। इसके अलावा जो मैंने क्वेश्चन कैटेगराइज किए उसमें से कुछ एक क्वेश्चन जो है वो ऐसे हैं जो पेरेंटिंग से जुड़े हुए हैं, बच्चों से जुड़े हुए हैं, उनको मैंने अलग सॉर्ट कर दिया है।
और कुछ मुझसे जुड़े हुए हैं पर्सनली कि मैं एनर्जी या मेंटल लेवल पर जो एक्टिवनेस है या जब डाउन हो जाती हूँ तब कैसे करती हूँ, मेरी सिलाई मशीन, मेरी वॉशिंग मशीन, ये वाले क्वेश्चन, तो इनको मैंने अलग सॉर्ट कर दिया है। तो आधा आधा घंटे की लगभग 3 वीडियो बनेंगी बजाय 1.5 घंटे की एक बनने के, और जितनी जल्दी हो सकेगा मैं बाकी की 2 वीडियो भी पोस्ट कर दूंगी। फिलहाल आप इसको एंजॉय कीजिए, और अगर इसमें कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दीजिएगा। अगर कुछ अच्छा लगा हो, आपकी किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लगा हो, थोड़ी सी भी मन में शांति हुई हो किसी बात को सुन के कि हाँ आप सॉर्टेड फील करें, तो मुझे जरूर कमेंट में बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी ही अगली वीडियो के लिए। बाकी हर संडे कोशिश पूरी रहेगी कि हम मिलें और बातें करें।